हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान क्लास में। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का भाग, इसमें लेसन 1 आप देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्रांति क्या है। बच्चों, आपने अपनी बुक में क्रांति शब्द पढ़ा होगा। अमुक देश में क्रांति हुई, भारत में 1857 की क्रांति आदि। आज आपका लेसन है फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे सीमा को लांघना, वर्तमान व्यवस्था को पलट देना। रिवॉल्यूशन इज द फंडामेंटल एंड रिलेटिवली सडन चेंज इन पावर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है उसको पलट देना। अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई उसमें उनकी व्यवस्था भारतीयों ने बदल दिया। क्रांति में बदलाव बच्चों तेज़ी के साथ आता है। तो आज हम ये जो फ्रांसीसी क्रांति है इसमें मुख्य बिंदु क्या हैं इन्हें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जिससे कि आपको अध्याय समझने में आसानी रहे। मुख्य बिंदु में आप देख रहे हैं, यह जो पहला है, फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी? उस समय महंगाई बहुत अधिक थी, ठीक ना। ये जो महंगाई थी, जो कर अधिक लिया जाता था, जो शासन था वो वहाँ का निरंकुश था। इस प्रकार से यह क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण में मुख्य है। दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। यानी क्रांति से पहले वहाँ शासन जो था राजतंत्र का था और क्रांति ने इस राजतंत्र को समाप्त किया। उसके बाद क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। यानी ये जो घोषणा पत्र था यह एक नया युग आने वाला है इसका सूचक था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां, ये रोमन में गिनती लिखी हुई है, आप पता है आपको, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष उस समय खाली था। कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। 18वीं सदी में यह समाज 3 वर्गों में, 3 स्टेट में बटा हुआ था। वर्ग नहीं बच्चों, स्टेट है। और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा, जो टैक्स थे, तो तीसरे स्टेट के लोग ही चुकाया करते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। यह क्या था? एक विशेष अधिकार था वहाँ के। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूला करता था। यानी जो उच्च वर्ग था वे किसानों से सामंती कर वसूलते थे। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइथ, एक प्रकार का ये धार्मिक कर था, इसके वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टाइल भी देना पड़ता था। यानी इन पर डबल टैक्स का बोझ था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाना जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बच्चों आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रगान को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है मार्सिले। आप इन सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें, समझें और नोट भी करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था और जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन
रोबेस्पियर था। जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, यानी जो टोपी का कलर था उनका लाल रंग था और ये किसका सूचक था? आज़ादी का या स्वतंत्रता का। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया, यानी जनता का शासन घोषित कर दिया गया और राजाओं का जो तंत्र था, जो शासन था, उसका अंत हो गया। कब? 21 सितंबर 1992 में। गणतंत्र किसे कहते हैं? यह सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा है। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक का दफ्तर बना दिया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी रिडेक्टरों के आपसी झगड़ों से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो ये थे इसके मुख्य बिंदु और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो क्रमशः आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, फ्रांस में जो क्रांति की शुरुआत हुई वह किन परिस्थितियों में हुई? पहला प्रश्न है, इसका आंसर है बिंदु नंबर 1, लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी और अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी महंगाई जितनी बढ़ रही से उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं थी। यह क्रांति का कारण था। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई और खाने पीने की जो वस्तुएं वे आसमान छूने लगी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा। यह था फ्रांस की क्रांति के कारण। दूसरा प्रश्न है बच्चों, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई उसे समाज के किन तबकों को फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने को मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो देखिए इसका आंसर है, फ्रांसीसी समाज से तीसरे तबकों यानी तीसरे स्टेट क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता से सामंती कर वसूलते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवनों को कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? ये जो क्रांति हुई थी फ्रांस में उसने 19वीं और 20वीं सदी की जो दुनिया थी उसके लिए क्या विरासत छोड़ा? तो इसका आंसर है, पहला पॉइंट, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुए और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। यानी जो फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनैतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासनों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए
आंदोलन को प्रेरित हुए। प्रश्न नंबर 4 है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। इसका उत्तर है जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता, विधि सम्मत और बंधुत्व। और अगला प्रश्न है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? देखिए, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तर्क क्या है कि सार्वभौमिक अधिकार के संदेश में जो सार्वभौमिक अधिकार था सभी के लिए, उसमें नाना प्रकार के जो अंतर विरोध थे, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर देखिए, तर्क सहित दिया गया है। पहला है, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि उन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अधिकारों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरा बिंदु है, घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान हैं। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। तीसरा बिंदु है, अतः इसे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। अगला प्रश्न है बच्चों, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? जो राजा बना नेपोलियन बोनापार्ट, इसका उदय जो हुआ उसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसका आंसर है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में रोम सागर में के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासो में हुआ था। वह अत्यंत असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। तो यह बच्चों एनसीईआरटी संबंधित आपके ये महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपके अध्ययन से संबंधित जो सामग्री बनाई जा रही है उसकी सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसी लेसन से संबंधित अगले वीडियो में, जिससे अन्य जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।